इस पूरी सीरीज का मतलब पता है क्या है? जहां जरूरी लगता है वहां पे अच्छी मेहनत करो, रगड़ के मेहनत करो, और जहां पे भी थोड़ा बहुत है ना कि यार शॉर्ट आंसर्स याद करके भी पूरा काम हो जाएगा, वहां अपन वैसे ही करेंगे। जैसे स्टाफिंग, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, तुमसे कोई पूछता है भाई स्टाफिंग की डेफिनेशन दो, पुटिंग पीपल टू जॉब बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मतलब इसके आगे अगर तुम याद नहीं भी करते हो स्टाफिंग के डेफिनेशन में, कंप्लीटली फाइन। अब देखो यार, पहले मुझे तुम्हें स्टाफिंग का बहुत कोर एसेंस समझाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें स्टाफिंग में पढ़ने में बहुत मजा आने लगेगा। यार देखो, तुम्हें यह समझना जरूरी है कि आज से, अभी से जितनी तुम पढ़ाई कर रहे हो, अगर मैं इससे रिलेटेड तुमसे पूछ लूं यार मुझे यह बताओ कि तुम कौन सा जॉब करना बेस्ट प्रेफर करोगे, जो एग्जैक्टली तुम जॉब चूज करोगे ना, वो पूरी स्टाफिंग की स्टोरी है। मतलब मुझे तुम्हें उसके आगे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द एसेंस ऑफ स्टाफिंग। नाउ टू अंडरस्टैंड द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो मैं तुम्हें पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से सिखा के लेके आया हूं। देखो यार, तुम्हें एक चीज समझना पड़ेगी, मैं ये तो बोल चुका पुटिंग पीपल टू जॉब, मतलब यहां मैंने तुम्हें बता दिया भाई, एक ही चीज में बात कर रहा हूं कि यू शुड बी एट द राइट प्लेस इफ यू आर डूइंग अ जॉब। समझ गए तुम? नाउ यहीं से बेस बनाते हैं कि इट इज नॉट अबाउट अर्निंग मनी, इट इज नॉट अबाउट गेटिंग मनी एट होम, घर पे पैसा कमा के लिए नहीं। क्योंकि अगर तुम वो चीज दिमाग में रख के काम करोगे तो तुम्हें 5-8 साल नहीं काम करना है, जिंदगी भर काम करना है, तुमसे काम नहीं हो पाएगा। तभी बोला गया पुटिंग पीपल टू जॉब, यानी राइट पर्सन एट राइट जॉब। अगर तुम्हें वो काम करने में मजा आता है, अगर तुम्हें वो काम करने में इंटरेस्ट है, अगर हर दिन का तुम्हारा कंट्रीब्यूशन तुम्हारी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, देन यू आर एट राइट प्लेस। फिर मॉनेटरी मेजर्स जो हैं, या जो भी मॉनेटरी बेनिफिट तुम्हें मिल रहा है, वो एक साइड चीज हो जाएगी जो हर महीने तुम्हारे बैंक में आना ही है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम यू आर स्पेंडिंग एट जॉब। सो यहां पे यही चीज बोला गया कि अगर मैं नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग बोलूं, पहला आता है ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। ये देखना कि कौन सी पोस्ट खाली है और उसके लिए कौन इतना पैशनेट बंदा अवेलेबल है। ऐसा हम नहीं कर सकते कि जो घड़ी देख के काम करे या 10 से 5 देख के काम करे, एंड ही इज नॉट सीरियस अबाउट हिज जॉब, ही इज नॉट सीरियस अबाउट द कंपनी। उसे कंपनी से अफेक्शन नहीं है, कंपनी से लगाव नहीं है, क्योंकि बिजनेसेस को तुम नहीं जानते। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ केस स्टडीज, मैं तुम्हें यह पोर्शन समझाना चाहूंगा दैट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस व्हाट मैटर्स इज कि ये कंपनी का रिसोर्स है या कंपनी के लिए एक यूजफुल एम्प्लॉय है। देयर इज अ टू डिफरेंट मीनिंग फॉर बोथ द थिंग्स। रिसोर्सेज का मतलब क्या है? कंपनी इज लुकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एंड कंपनी का एम्प्लॉय मतलब इट कैन बी इजिली रिप्लेस्ड। सो ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल में हम रिसोर्स मान के चलते हैं। डिस्कवरिंग एंड गेटिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, ऐसा इंसान उठाओ, ऐसा इंसान बिजनेस में लेके आओ जो कि मतलब थ्रू आउट द टाइम पीरियड बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट लाके दे। देन competent personnel are essential for the growth of the business। तुम लोग देख रहे हो यहां पे मैंने क्या बोला? ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, दिस मैटर्स। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। बिजनेस अगर ग्रो नहीं करेगा तो वो तुम्हें फ्री का पैसा नहीं दे रहा है ना, तुम समझ रहे हो इस बात को? बिजनेस इज नॉट गिविंग यू मनी फॉर फ्री, एंड दे आर नॉट जस्ट गिविंग यू मनी टू वर्क, दे आर गिविंग यू मनी। बिजनेस तुम्हें पैसा दे रहा है ताकि बिजनेस ग्रो करे। तभी मैंने बोला इट इज ऑल अबाउट हायर पोजीशंस। अगर तुम्हें स्टाफिंग चैप्टर को भी समझना है, थिंक अबाउट कि वो हाई पोजीशंस क्या मैटर करती हैं, थिंक अबाउट वो हाई पोजीशंस पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। छोटे तौर पे सोचोगे ना तो हमेशा सोचोगे कि भाई पैसे की बात है, बड़े लेवल पे सोचोगे तो ये सोचोगे कि बिकॉज ऑफ यू द कंपनी विल ग्रो। सो ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल मैंने बता दिया, द कोर सेंटर इज, द कोर फोकस इज द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। क्लियर है ये चीज? आते हैं दूसरी चीज पे, सुनो मेरे भाइयों ध्यान से। हाई परफॉर्मेंस, मैंने क्या बोला? अपना दिमाग कैसे बना लो बहुत शानदार तरीके से। क्या बोल रहा है तुम्हारा दिमाग, जरा सोच के देखो। हाँ, मैं मैटर करता हूं, मैं बिजनेस के लिए मैटर करता हूं, मैं बहुत हाई पोजीशन पे काम कर रहा हूं, मैं वहां पे अपने पैशन के कारण आया हूं, मैं वहां पे अपनी लगन के कारण आया हूं, मैं इस बिजनेस को कहां से कहां लेके जाना चाहता हूं मैं भी नहीं जानता, बट हां मेरे आने से देयर विल बी अ चेंज कमिंग, मेरे आने से चेंज आएगा। सो यहां पे क्या हुआ? व्हेन इट कम्स टू नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, हाई परफॉर्मेंस इज प्रोपोर्शनेटली रिलेटेड टू स्टाफिंग। स्टाफिंग मांगता ही हाई परफॉर्मेंस है, स्टाफिंग चाहता ही है कि तुम्हारे आने से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आए, ना कि लोअर लेवल पे तुम एक एम्प्लॉय की तरह लेके आ जाए और तुम्हारे मेरे बीच का जो कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है बेस्ट है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया इट इज नॉट अबाउट द मनी, इट इज नॉट अबाउट कंपनी ले आए उनका काम खत्म, नहीं।
इट इज अबाउट, बोलो मेरे साथ, कंटिन्यूअस ग्रोथ। मतलब हर चीज भगवान जाने क्यों अब ग्रोथ पे आके अटक रही है। प्लीज यार कमेंट करके बताते जाओ मुझे, क्योंकि जब से तुमने मेरे से डायरेक्टिंग पढ़ा है, जब तुम अब स्टाफिंग पे आ चुके हो, काइंड ऑफ अ रिलेशन से एस्टैब्लिश होना चालू हो गया है कि वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। पकड़ ली ना केस स्टडी। मुझे बस इतना ही चाहिए था कि तुम वो एसेंस पकड़ लो कि केस स्टडीज पूछी कैसे जाती हैं। दिस इज द एसेंस, दैट इट इज ऑल अबाउट द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। तो देखो यार जरा यहां पे क्या बोला, राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब वुड कंप्लीट अ जॉब विथ एक्सीलेंट एफिशिएंसी। मतलब ऐसा लग रहा है सारे टॉप नॉच क्लास के जो पोस्ट होती है सिर्फ उसकी बात हो रही है। हायर लेवल मैनेजर, द डायरेक्टिंग मैनेजर बोल लो, या क्या बोलते सीईओ वगैरह जो अपन बोलते हैं, सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर वगैरह, हम लगता है सिर्फ उन्हीं को रिक्रूट कर रहे हैं, यानी उन्हीं की स्टाफिंग चल रही है, उन्हीं को लेके आ रहे हैं। देयर इज अ रीजन व्हाई, बिकॉज अगर तुम्हें स्टाफिंग को समझना है तो तुम्हें उस लेवल पे जाके समझना पड़ेगा, उस सोच के साथ समझना पड़ेगा जो यहां पे बोला गया है कि भैया हमें गुड नहीं चाहिए, हमें ओके नहीं चाहिए, हमें तो एक्सीलेंट चाहिए। वी नीड द एक्सीलेंट रिजल्ट। फिर आगे बोला गया, दिस इज थर्ड पॉइंट, कम टू फोर्थ पॉइंट। देखो यार यहां पे एक चीज बताता हूं, तुम्हें कभी नींद नहीं आएगी अच्छी अगर तुम वो बेड पे फुल सेटिस्फेक्शन के साथ नहीं जाते हो कि आज मैंने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया है, कुछ नया अचीव किया है। लाइफ बहुत मोनोटोनस और बहुत ऑर्डिनरी होने लगती है अगर वो अंदर से फील नहीं आता है कि यार आज अपने आप को पुश किया, आज कोई ऐसा डिसीजन बोलने वाला था, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड कि आज कोई लाइफ में ऐसा डिसीजन ले लिया जिसमें सब लोग अगेंस्ट थे, बट आई वॉज डैम कॉन्फिडेंट कि यार ये सही चीज है, एंड आई डिड इट। मतलब मैंने कुछ ऐसा हटके किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, एंड दैट्स व्हाट मेक यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर पीपल। एंड यहां पे भी वही बोला गया, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा भाई लोग, गारंटेड जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा अगर तुम अपने आप को एक्सप्लोर करना जानते हो, अगर अपने आप को तुम पुश करना जानते हो। इवन तुम्हें मालूम है कि उस टाइम पे फॉर द टाइम बीइंग मे भी हो सकता है तुम्हें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़े, बट स्टिल यू विल डू इट बिकॉज बेस्ट पीपल ऑन द बेस्ट जॉब ग्रो कंटिन्यूअसली। अगर तुम बेस्ट हो तुम्हारे जॉब के लिए तो तुम भी ग्रो होगे, तुम्हारा जॉब सेटिस्फेक्शन भी ग्रो होगा, बिकॉज एवरी सिंगल डे भाई लोग तुम अपने आप को चैलेंज कर रहे हो टू डू समथिंग ग्रेट, टू डू समथिंग बिग, टेकिंग ऑल दोस डिसीजंस इंडिपेंडेंटली बिकॉज यू बिलीव इन दोस डिसीजंस। अगेन नॉट पुटिंग ऑर्डिनरी जॉब्स, बीच में ऑर्डिनरी जॉब्स की बात नहीं कर रहा मैं, तो बात कर रहा हूं टू द मून। तुम लोग वहां जा चुके हो जहां टॉप मोस्ट पोजीशन पे लोग बैठते हैं। सो देन कम्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग का सबसे प्राइम मोटिव होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। दैट मींस मैक्सिमाइजेस देयर प्रोडक्टिविटी, उनकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज करो, एंड देयरफॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मैं तुम्हें इसमें एक नया पर्सपेक्टिव दूं, एक नई सोच दूं जो तुमने इसका पहले एक्सप्लेनेशन कभी नहीं सुना होगा। यहां क्या बोला, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसका ये पर्सपेक्टिव माइंड में बिठाओ, इफ द फाइनेस्ट पीपल इन द मार्केट और फाइनेस्ट पीपल इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आर अवेलेबल विथ यू एज अ बिजनेस, अगर वो लोग को तुमने एम्प्लॉय कर लिया, अगर वो लोगों को तुमने जॉब दे दिया जो फाइनेस्ट हैं, वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे, मैक्सिमाइजेस देयर प्रोडक्टिविटी किसकी, जो उनके अंदर सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, एंड देयरफॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज अचीव्ड। मतलब वो लोग अपने सबऑर्डिनेट से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन निकलवा लेंगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन निकलवा लेंगे। माइंड कुछ नया सीख रहा है, क्यों? क्योंकि तुमने क्या पढ़ा कि बिकॉज टॉप लेवल पे बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं काम करने, ऑटोमेटिकली दे विल मेक श्योर दैट ह्यूमन रिसोर्स इज बीइंग ऑप्टिमम लेवल यूटिलाइज्ड। बाकी तुम समझ लो, ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड, ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड। भाई को मीनिंग समझ में आ गया, भाई ने खुद से फिगर किया, ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड, याद रखना ऑप्टिमली सही है ना भाई। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में अगेन मैं तुम्हें एक ऐसा आइडिया दूंगा कि तुम्हारा दिमाग जो है ना वो घूम जाएगा। देखो यार, हम जब वर्कफोर्स वर्कलोड एनालिसिस करते हैं, कंक्लूजन करते हैं, मतलब बेसिक से स्टार्ट करते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में, तो मैं तुम्हें है ना थोड़ा सा एक बढ़िया शानदार सा आइडिया देता हूं। सबसे पहली चीज होती है कि हमें एसेस करना होता है कि हमारी फ्यूचर एचआर नीड्स क्या है, ऑल डिपार्टमेंट्स की ह्यूमन रिसोर्स की नीड्स क्या है। अब एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या कहता है ये समझो पहले अच्छे से, बहुत अच्छे से। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट सिंपली सेज आखिर कितने लोगों को अपॉइंट करना आज के टाइम पे जरूरत है। अब इसके लिए आपको बहुत सारे रिसर्चेस करने पड़ेंगे या बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करने पड़ेंगे अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे पहला होता है वर्कलोड एनालिसिस।
यानी हमारे यहां पे कितना वर्कलोड है। असेसिंग फ्यूचर एचआर नीड्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट एग्जैक्टली ये देखता है हम आखिर जितना काम कंडक्ट कर रहे हैं आज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या वो वर्कलोड ज्यादा है और वो वर्कलोड कितना ज्यादा है या कितना एक्सेसिव लग रहा है एम्प्लॉयज के बीच में। दैट इज अवर वर्कलोड एनालिसिस। लोगों के ऊपर आज अगर देखा जाए पर पर्सन कितने काम का लोड है, दैट इज वर्कलोड एनालिसिस। फिर आते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस पे, जो अगेन तुम्हें समझाना जरूरी है। यानी हम यहां पे ये तुम्हें टेक्निकल टर्म्स में लिखना है, मेकिंग एन इन्वेंट्री ऑफ करंट एचआर इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशंस, ट्रेनिंग एंड स्किल्स। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि इन्वेंट्री बनाओ? एक्चुअल में तुम्हें अगर वर्कफोर्स को डिफाइन करना है और तुम कुछ भी लिख के आ जाओगे तो शायद मार्क्स नहीं मिले। तो तुमने यहां पे क्या बोला कि नाउ आई हैव टू मेक एन इन्वेंट्री, मुझे पूरा कैलकुलेशन करना है कि मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स कितना है इन टर्म्स ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस, इन टर्म्स ऑफ देयर ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल सेट। पता तो करूं कि जो मेरा वर्कलोड है क्या मेरा एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स उसको कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल्स। क्या ये पॉसिबल है मेरे लिए कि मैं इनसे काम करवा सकूं? और अगर नहीं है तो फिर हम आ जाते हैं यहां पे कंक्लूजन पे, दैट फाइंडिंग आउट द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन द नियर फ्यूचर। अभी के लिए नहीं हो रहा है एंड एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में तुम यही गलती करके आओगे। फिर बोलोगे भैया आपने बताया नहीं। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, टेंशन मत लो। क्या बोला मैंने? तुम फाइनल कंक्लूजन में क्या देखोगे कि तुम्हें कितने चाहिए एम्प्लॉइज, आखिर कितने नीडेड हैं तुम्हारी फ्यूचर नीड्स के लिए, उनको कवर अप करने के लिए। ये तुम्हें चेक करना जरूरी है किसमें? जब अल्टीमेट कंक्लूजन करोगे एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स का। फिर से बोलता हूं, वर्कलोड में देखोगे काम कितना है, वर्कफोर्स में देखोगे भाई टेक्निकलिटी के साथ। यहां गलती मत करना कि उनकी स्किल्स के साथ, उनके क्वालिफिकेशंस के साथ, उनकी ट्रेनिंग के साथ क्या वो काम कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर हमें कितने लोगों को हायर करना है वो देखा जाता है फॉर नियर फ्यूचर, नॉट फॉर द प्रेजेंट बट फॉर द फ्यूचर। ये सारी चीजें फ्यूचर को ध्यान में रख के की जाती हैं। नाउ रिक्रूटमेंट तुम जितनी बार सुनते होगे, मैंने ये वाला टर्म बहुत देखा है रिक्रूटमेंट में यूज होते हुए, इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब, फॉर वेरियस जॉब पोजीशंस जो भी होती है, दैट इज आइडेंटिफाइंग सोर्सेज ऑफ वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी। रिक्रूटमेंट में एक चीज लिखना हम हमेशा भूल जाते हैं कि रिक्रूटमेंट में यह भी देखा जाता है, कंपनी ये देखती है कि आखिर हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां पे हमें वर्कफोर्स अवेलेबल मिलेगी। मे बी वो वेबसाइट्स हो, मे बी वो अखबार हो सकता है, मे बी आप टीवी पे कमर्शियल चला रहे हो। तो ये चीज आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हम वर्कफोर्स की अवेलेबिलिटी कहां से लेंगे। इवन तुम जानती हो कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस भी होते हैं, मे बी तुम्हें वहां से वर्कफोर्स मिल जाए, तो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर यू। एंड वहां पे जाके व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। तुम समझ रहे हो क्या मैंने कनेक्ट किया है? यहां पे एक चीज नहीं है, यहां पे मिक्स ऑफ टू थिंग्स है। पहले बोला पता करो कहां पे लोग अवेलेबल हैं, वहां पे वो जॉब ढूंढ रहे हैं, जाओ वहां पे इंड्यूस करो। दैट मींस एडवर्टीजमेंट्स निकालो, इश्तेहार निकालो और कोशिश करो कि वो तुम्हारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें बाय गिविंग देम, यू नो, शोइंग देम द इंसेंटिव्स एंड पर्क्स एज अ कंपनी यू आर गिविंग। तुम क्या क्या इंसेंटिव्स, क्या क्या पर्क्स दे रहे हो वो शो करो एंड उन्हें इंड्यूस करो। अब तुम पूछोगे इंड्यूस करने का मतलब क्या हुआ? हिंदी अनुवाद बताऊं, एक तरह से आकर्षित करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। मतलब तुम उन्हें इतना टेम्प्ट कर दो, इतनी उनकी इच्छा जगा दो कि वो इश्तेहार देखे और बोले मेरे को अप्लाई करना है, मैं क्वालिफाइड सा लग रहा हूं, मतलब ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट रिक्रूटमेंट इज। नाउ इसके बाद आते हैं अपन सिलेक्शन पे। रिक्रूटमेंट एक बार हो गया, लोगों की एप्लीकेशंस आना चालू हो गई। जब लोग अप्लाई करना चालू कर दें, देन यू हैव टू स्टार्ट द सिलेक्शन प्रोसेस, चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट। अब यहां पे आप सिलेक्शन के अंदर बहुत सारे सिलेक्शन टेस्ट करते हो, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है, मैं पूरा प्रोसेस करवाऊंगा। बट सिलेक्शन इज अ प्रोसेस जहां पे आप जो अनवांटेड लोग हैं जिनकी क्वालिफिकेशन मीट नहीं होती उनको निकाल दोगे एंड अपने लिए बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज कर लोगे। फाइनली प्लेसमेंट आ जाएगा। दैट मींस तुमने सही कैंडिडेट को उसके सही जॉब के लिए रख दिया, क्योंकि तुमने उससे इंटरेस्ट वगैरह भी पूछा होगा, सर आपको क्या पसंद है, क्या करना पसंद है, क्या इंटरेस्ट आपका है। एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, ना जाने कितने टेस्ट तुमने लिए होंगे अगर तुम एचआर में सिलेक्शंस कर रहे होगे तो, और उसको सही जगह पे प्लेस कर देना। फाइनली ओरिएंटेशन आता है ना। ओरिएंटेशन में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ। इट्स जनरलाइजेशन। बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे जनरल एक्टिविटीज होती हैं, सबसे मिलवा देना, सबसे बात करवा देना, कहाँ कैंटीन है, कहाँ उसका सिटिंग एरिया होगा, किसको रिपोर्ट करना है, एंड सबसे काइंड ऑफ फैमिलियर करवा देना ऑफिस से। वो ओरिएंटेशन होता है। यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी सभा नहीं की जाती, इट्स जस्ट वो एंटर हुआ, उसको उसके मैनेजर ने लिया और सब जगह घुमा दिया कि भैया सब जगह ऐसी ऐसी जगह हैं, यहाँ पे देख लो एक बार। सो दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। और जैसा मैं तुम्हें बता भी रहा था कि अगर तुम बड़े जॉब के लिए जाओगे, यू नो कुछ बड़ा कर रहे होगे लाइफ में, यू नो यू हैव अ गुड डिग्री, वेरी गुड डिग्री एंड यू आर गोइंग फॉर अ वेरी गुड जॉब,
बेटा वहां पे ना तुम्हारी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाएगी जिस दिन तुम्हारी जॉब लगेगी, बिकॉज यू नो यू विल बी डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब ये भी होता है, एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि ट्रेनिंग तो वर्कर्स की भी करवाई जाती है, एब्सोल्युटली करवाई जाती है, बिल्कुल करवाई जाती है, लेकिन तुम्हें यह भी समझना पड़ेगा कि इफ यू आर प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल इन अ कंपनी, किसी भी कंपनी में एक अच्छा खासा रोल है तुम्हारा, अच्छा खासा स्टैंडर्ड सेट करने वाले हो, वहां पे भी तुम्हें ट्रेन किया जाएगा, जरूरी होता है, बिकॉज यू हैव टू नो द वर्किंग एंड कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ना, तो ट्रेन करना तुम्हें जरूरी होता है। एंड डेवलपमेंट फिर पूछोगे कहां डिफरेंट हुआ? सी जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि मान लेते हैं अपन ने जब कभी पहले साइकिल चलाना सीखा होगा तो पापा ने ट्रेन किया होगा, बेटा बैलेंसर हटाते हैं, 2 पहिए पे साइकिल चलाना सीखते हैं, दैट वाज ट्रेनिंग। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम साइकिल चलाते चलाते जो तुम्हारे अंदर एक्सपीरियंस आ गया, दैट इज डेवलपमेंट, वो तुम्हारा विकास कहलाया। यहां पे भी वही होता है, एक बार ट्रेनिंग दी जाती है, बट हम अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से जो बिजनेस में हम देखते हैं चीजें होते हुए, उस एक्सपीरियंस से हम अपने अंदर डेवलपमेंट या विकास लेके आते हैं। सो बोला क्या गया, चलो देखते हैं। ट्रेनिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉइज। ट्रेनिंग से एक एम्प्लॉय के स्किल्स बढ़ते हैं, पता चलता है कि बिजनेस में काम कैसे करना है, एंड साथ साथ में उसकी नॉलेज बढ़ती है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट। सिंपल सी बात है ना यार, यहां पे मैंने बोला कि जैसे आप बिजनेस में काम करते चले जाओगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारी ग्रोथ होगी, एंड हर रिस्पेक्ट में तुम्हारी ग्रोथ होगी, हर एस्पेक्ट में तुम्हारी ग्रोथ होगी, हर नजरिए से तुम ग्रो होते हुए दिखोगे। यू नो लोग बात किया करेंगे एक टाइम बाद आके कि यार इसने कितना यंग शुरू किया था और आज देखो ये कितना मैच्योर हो गया है। दैट मींस इन ऑल रिस्पेक्ट, इन ऑल सेंसेस तुम्हारे अंदर वो ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखेगा, एंड दैट इज व्हाट डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट। नाउ इसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल्स पे आते हैं। नाउ परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है, तुमने अगर अच्छा काम किया, अगर बढ़िया काम किया, तो तुम्हें ज्यादा वैल्यूएबल डिसीजंस में लगाया जाता है, ज्यादा वैल्यूएबल काम में लगाया जाता है, एंड दैट इज व्हाट परफॉर्मेंस अप्रेजल इज। ठीक है, अब इसमें तुम्हें प्रमोशन मिल सकता है, तुम्हारा अच्छी जगह ट्रांसफर हो सकता है जहां तुम्हारी वैल्यू ज्यादा है। सो इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, पहली चीज तो ये लिखो, उसके साथ समझाओ कि इसके अंदर होगा क्या, या तो प्रमोशन होगा तुम्हारा या तो ट्रांसफर होगा। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल है, बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग गुड, आपको सही काम में और बेटर काम में आपको लगाया जा रहा है।